अस्सलाम वालेकुम एंड नेक्स्ट पार्ट प्रॉपर्टी इनकम का नेक्स्ट एग्जांपल है अली लेट अ अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी एट एन एनुअल रेंट ऑफ £5,000 पेबल इन एडवांस. Ali incurred the following expenditure in relation to this property. In June 22, repairs 1,000, letting expenses paid to agent means agent fee allowable deduction है 800, insurance paid for the year ended 31st May 23. तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमने सिर्फ यही इंश्योरेंस एक्सपेंस कंसिडर करना है, ये नहीं देखना कि इसमें से कितना इंश्योरेंस एक्सपेंस इस टैक्स ईयर से रिलेट करता है, क्योंकि अगेन प्रॉपर्टी इनकम के हवाले से जो डिफ़ॉल्ट बेसिस ऑफ असेसमेंट है वो कैश बेसिस है. फर्नीचर 2700 कैपिटल आइटम है. इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए अगर लोन पे इंटरेस्ट पे किया है तो ये आपके लिए अलाउबल डिडक्शन तो है, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट एक्ट एज अ टैक्स रिड्यूसर. रीपेंटिंग अलाउबल एक्सपेंडिचर है 900. कैलकुलेट करें प्रॉपर्टी इनकम फॉर द टैक्स ईयर 22-23 एंड आल्सो कैलकुलेट प्रॉपर्टी इनकम इफ रेंट इज पेबल इन एरियर्स and the tenant were late in paying rent on 31st March 23 and this was received on 15th April 23. तो जब हम एक्रुअल बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सूरत में हम नहीं एरियल बेसिस पे जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास लास्ट जो पीरियड है उसका रेंट हमने रिसीव नहीं किया इन दिस करंट ईयर. एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि प्रॉपर्टी इज़ लेट आउट ऑन 1 जुलाई 22. सो हम इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि अगर हम एडवांस में रेंट रिसीव कर रहे हैं 5,000, अगर हम एडवांस में रेंट रिसीव कर रहे हैं और किस बेसिस पे रिसीव कर रहे हैं, पेबल इन एडवांस, एनुअल रेंट पेबल इन एडवांस, तो इसका मतलब है कैश बेसिस के मुताबिक हमने 5,000 का 5,000 रेंट रिसीव कर लिया, तो ये 5,000 ही हमारे लिए रेंटल इनकम कंसिडर की जाएगी. फर्स्ट जब हम एडवांस की बेसिस पे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये 5,000 की पर एनम आपकी इनकम रिकॉर्ड की जाएगी, राइट. एंड इसके बाद आपके पास अलाउबल एक्सपेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल रिपेयर्स अलाउबल एक्सपेंसेस है, लेटिंग एक्सपेंसेस पेड टू एजेंट अलाउबल है, इंश्योरेंस अलाउबल है, फर्नीचर अलाउबल नहीं है. इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी इसे अलाउबल डिडक्शन में तो शामिल किया जाता है, लेकिन ये टैक्स लायबिलिटी के हवाले से टैक्स रिड्यूसर के तौर पे एक्ट करता है, इसे आप रेंटल इनकम में से डिडक्ट नहीं करते. और रीपेंटिंग भी अलाउबल है. तो रिपेयर 1,000 अलाउबल डिडक्शन, repairs 1,000, देन इसके बाद लेटिंग एक्सपेंसेस पेड टू एजेंट 800, देन हमारे पास है इंश्योरेंस 1,200, एंड लास्ट में आपके पास फर्नीचर तो क्वालिफाई नहीं करता, ना ही इंटरेस्ट को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है. रीपेंटिंग आपके पास 900. सो 3,000 3,900 हमारे पास सारे अलाउबल एक्सपेंसेस हैं, और 3,900 के अलाउबल एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दिए जाएँ तो हमारे पास असेसेबल इनकम आ जाती है 1,100. रिमेंबर दैट वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द प्रॉपर्टी इनकम. प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करने का कहा गया है, ना कि टैक्स. अगर हमें टैक्स कैलकुलेट करने का कहा जाता तो हम ये इंटरेस्ट का 20% उस टैक्स लायबिलिटी में से लेस कर देते, बट अभी इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी बिकॉज वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द प्रॉपर्टी इनकम, राइट.
अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट के हवाले से कैलकुलेट करनी है हमने प्रॉपर्टी इनकम। अगर रेंट पेबल है क्वार्टरली इन एरियर्स और टेनेंट जो है वो लास्ट जो आपके पास रेंट है वो पे नहीं कर सका, दिस वाज रिसीव्ड ऑन 15 अप्रैल 23। सो रिमेंबर दैट आपके पास अगर बेसिस मेंशन नहीं है बेसिस ऑफ असेसमेंट, तो आपने कैश बेसिस यूज़ करनी है। अब इस पार्ट में कि जहाँ पे क्वार्टरली इन एरियर्स पेमेंट की जा रही है, 1 जुलाई की पेमेंट आपने रिसीव कर ली होगी, उसके बाद 1 जुलाई 22 है आई थिंक सो, यस, इन द टैक्स ईयर। देन उसके बाद 1 अक्टूबर की पेमेंट भी आपने रिसीव कर ली होगी, सॉरी 1 जुलाई को आपने लेट आउट किया, एरियर्स में आप कर रहे हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर की 30th को आप पहली पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, 30 सितंबर 22 को ये पहली पेमेंट रिसीव की जा रही है। सेकंड पेमेंट 31 दिसंबर 22 को। थर्ड पेमेंट जो हमें 31 मार्च 23 को मिलनी थी वो हम रिसीव नहीं कर सके अंटिल 15 अप्रैल 23, सो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आपके पास एक्सपेंसेस तो सारे यही रिकॉर्ड किए जाएंगे 3900, लेकिन आपकी रेंटल इनकम जो रिकॉर्ड की जाएगी दैट इज़ ओनली 2500। कैसे 2500? कि अगर आपके पास साल की इनकम 5000 है, पूरे साल की 5000 पर एनम इनकम है, तो अगर वही इनकम क्वार्टरली बेसिस पे रिसीव की जा रही है तो ईच क्वार्टर में हम 1/4 पार्ट यानी 1250 रिसीव करेंगे। और एरियर्स में जुलाई अगस्त सितंबर की क्वार्टर की पेमेंट रिसीव की गई 30 सितंबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर की पेमेंट रिसीव की गई 31 दिसंबर को, राइट। जबकि जो थर्ड पेमेंट हमने रिसीव करनी थी 31 मार्च को इसी टैक्स ईयर के दौरान, वो एज़ पर क्वेश्चन मेंशन किया गया है, इट वाज रिसीव्ड ऑन 15 अप्रैल। इट मींस कि ये इस टैक्स ईयर के दौरान रिसीव नहीं की गई। सो इसलिए आपकी रेंटल इनकम लिखी जाएगी 2500, जबकि एक्सपेंसेस का टोटल यही आएगा 3900, एंड इट गिव्स यू अ लॉस, अ प्रॉपर्टी लॉस ऑफ 1400। और व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी लॉस? प्रॉपर्टी लॉस तो दो तरह से आपके पास ट्रीट किया जाता है, या तो उसी साल किसी और प्रॉपर्टी पे आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो ये लॉस और प्रॉफिट को नेट ऑफ कर दिया जाता है, और अगर नहीं तो फिर आपके पास ये जो प्रॉपर्टी लॉस है ये अगले साल प्रॉपर्टी गेन के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाता है। प्रॉपर्टी बिजनेस लॉसेस के हवाले से कि अगर रेंटल इनकम आपकी अलाउेबल एक्सपेंडिचर से कम है तो ये लॉस है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि आपकी रेंटल इनकम 2500 है और अलाउेबल डिडक्शन 3900 है, तो ये आपके लिए प्रॉपर्टी लॉस की सिचुएशन है। अगर लैंडलॉर्ड एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ओन करता है तो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी उन प्रॉपर्टी पे हैं उन्हें एग्रीगेट इकट्ठा किया जाएगा और कैलकुलेट की जाएगी असेसेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर। और द इफेक्टिवली प्रोवाइड इंस्टेंट लॉस रिलीफ, इस तरह आपके पास उसी साल जिस साल आपको प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है उसी साल आपको रिलीफ भी मिल जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल तमाम प्रॉपर्टी पे लॉस हुआ है, सिचुएशन ही ऐसी कुछ होगी है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लेट आउट की थी उन सब पे कोलेक्टिवली लॉस ही कंसिडर किया जा रहा है, तब ये प्रॉपर्टी लॉस आपके पास द प्रॉपर्टी इफ़ देयर इज़ ओवरऑल लॉस ऑन प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी इनकम असेसमेंट फॉर द टैक्स ईयर इज निल। उस साल आपकी कोई प्रॉपर्टी इनकम रिकॉर्ड नहीं की जाएगी और जो लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इनडेफिनेटली। ये नहीं है कि 3 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 6 साल तक कर सकते हैं, नहीं, इनडेफिनेटली आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ऑफसेट कर सकते हैं अगेंस्ट द अवेलेबल फ्यूचर प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट। अनदर एग्जांपल, जिम ओन कर रहा है 2 प्रॉपर्टीज दैट वर रेंटेड आउट, हिज इनकम एंड अलाउेबल एक्सपेंसेस। पहले आपके पास उन्होंने इनकम और एक्सपेंसेस दिए हैं फॉर द ईयर एंडेड 5 अप्रैल 2022। पहले आपको ये इनकम और एक्सपेंसेस दिए गए हैं 5 अप्रैल 2022 के ईयर के लिए। देन इसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 के हवाले से सेपरेटली बताया गया है। प्रॉपर्टी 1 की इनकम आपकी 1000 है और अलाउेबल एक्सपेंसेस 1800। इनकम कम है, अलाउेबल एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इसका मतलब है प्रॉपर्टी 1 पे आपको इस साल लॉस हो रहा है, जबकि प्रॉपर्टी 2 की इनकम 2000 और एक्सपेंसेस अलाउेबल एक्सपेंसेस 1500 है, तो यानी प्रॉपर्टी 2 पे आपको 500 का प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट ईयर के हवाले से कंसिडर करें तो प्रॉपर्टी 1 पे आपके पास अगेन इनकम 1000 है, अलाउेबल एक्सपेंसेस 1100 है, तो यहाँ पे भी इसमें लॉस है, और प्रॉपर्टी 2 की इनकम 2000 और अलाउेबल एक्सपेंसेस 1400, तो यहाँ पे इस पर प्रॉफिट हो रहा है।
तो हम सबसे पहले दोनों प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉपर्टी 1 के हवाले से अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर उसकी इनकम है 1000, राइट, इट इज़ गिवन एज 1000 और अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं 1800। तो यहाँ पे अलाउेबल एक्सपेंसेस को आप लेस करेंगे तो ये प्रॉपर्टी इनकम पे 800 का लॉस शो होगा। सेकंड प्रॉपर्टी पे इनकम है आपकी 2000 और अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं 1500। सो आपको सेकंड प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट हो रहा है 500। अब एक प्रॉपर्टी पे आपको लॉस हो रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट हो रहा है। इनको इसी साल, चूँकि एक ही साल की इनकम है, तो इसी साल सेट ऑफ कर दिया जाएगा, आपस में एग्रीगेट करके जो भी लॉस है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक कॉलम बनाया टोटल का। टोटल में टोटल इनकम लिखी 3000 और टोटल एक्सपेंसेस लिखे 1800 प्लस 1500 3300। अब जब हमने इसे डिडक्ट किया तो हमारा लॉस 300, ओवरऑल प्रॉपर्टी लॉस आ गया हमारा 300। अब इस साल जो फॉर द ईयर एंडेड 5 अप्रैल 22 है, हम प्रॉपर्टी इनकम नल लिखेंगे और ये 300 का लॉस आपके पास इनडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। सेकेंड ईयर के हवाले से देखें तो प्रॉपर्टी इनकम आपके पास 1000 ही है, लेकिन अलाउेबल एक्सपेंसेस 1100 है। दीज आर प्रॉपर्टी इनकम 1000 एंड अलाउेबल एक्सपेंसेस 1100। सो इस तरह इस साल भी इस प्रॉपर्टी इनकम पे, पहली प्रॉपर्टी पे आपको 100 का लॉस हो रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी की इनकम 2000 है और अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं सेकंड ईयर में, यानी फॉर द ईयर 5 अप्रैल 23 ये अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं 1400। दीज आर हेयर मेंशन। सो ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी पे इस ईयर में 600 का प्रॉफिट हो रहा है। ये लॉस है और ये प्रॉफिट टोटल करके देखें तो 3000 हमारे पास प्रॉपर्टी इनकम है, 2500 हमारे पास प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस हैं, अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं। तो ओवरऑल ये 500 का प्रॉफिट शो कर रहा है। लेकिन इस साल 5 अप्रैल 23 को हम ये 500 की प्रॉपर्टी इनकम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि जो पिछले साल का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा और वो इस साल की इनकम को रिड्यूस करके 200 कर देगा। नाउ द प्रॉपर्टी इनकम फॉर द ईयर एंडेड 5 अप्रैल 23 वो आपके पास 200 आ जाएगी। सो दैट इज़ हाउ आपके पास पहली बात है कि अगर एक साल एक प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट एक पे लॉस हो रहा हो, वो उसी साल सेट अप कर दिया जाता है। फिर भी अगर ओवरऑल लॉस हो तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद उसे किस साल रिकॉर्ड किया जाता है, नेक्स्ट ईयर में आप जितने भी सालों में लेके जाना चाहें इंडेफिनेटली लेके जा सकते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट ईयर में 500 का प्रॉफिट था, तो जो पिछले साल का लॉस था वो आपने कैरी फॉरवर्ड किया, उससे करंट ईयर का प्रॉपर्टी प्रॉफिट ऑफ 500 रिड्यूस होकर 200 रह गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अहमद ओन्स अ प्रॉपर्टी that he has let furnish for a number of years. The following information relate to the tax year 22-23. अहमद की टोटल प्रॉपर्टी इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउबल एक्सपेंसेस, यानी अलाउबल एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दिए गए हैं तो वो 10,000 की उसकी टोटल प्रॉपर्टी इनकम है। दिस वॉज बिफोर टेकिंग अकाउंट ऑफ हर मॉर्गेज रीपेमेंट विच अमाउंटेड टू 3000 और इस 3000 में से 2000 उसने इंटरेस्ट की पेमेंट की है और 1000 कैपिटल पेमेंट की है। तो 10,000 में आपके पास जो प्रॉपर्टी इनकम आ रही है उसके अलावा वो आपको बता रहे हैं कि 2000 का इंटरेस्ट भी पे किया गया। एंड यू नो दैट कि इंटरेस्ट आपके पास अलाउबल एक्सपेंस तो है बट इट एक्ट एज अ टैक्स रिड्यूसर। उसे प्रॉपर्टी इनकम में से डिडक्ट नहीं किया जाता, उसे टैक्स रिड्यूसर के तौर पे टैक्स लायबिलिटी में से रिड्यूस किया जाता है। कितना? 20% ऑफ दैट इंटरेस्ट। नेक्स्ट है कि अहमद वांट्स टू नो दैट द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन हिज प्रॉपर्टी इनकम इज़ फॉर द टैक्स ईयर 22-23 दैट इज़ इन एडिशन टू इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन हिज अदर इनकम। तो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि जो उसकी प्रॉपर्टी इनकम है उस पर हमने टैक्स लायबिलिटी शो करनी है, किसी और इनकम पे नहीं। अहमद हैज़ अदर टैक्सेबल इनकम ऑफ ऑल नॉन सेव इनकम वो 50,000 है। तो ये 50,000 की इनकम बताने का क्या मकसद है? ये बताने का मकसद है कि आपको ये पता चल जाए कि ये पर्सन हाई रेट पे लाया करता है, कि इसकी ऑलरेडी नॉन सेविंग इनकम इतनी है कि ये अपना बेसिक रेट पॉइंट यूटिलाइज कर चुका है।
अब इस पे जो भी इसकी प्रॉपर्टी इनकम होगी वो हायर रेट पे टैक्स होगी। फॉर द टैक्स ईयर 23-24 अहमद इज कंसिडरिंग यूजिंग एक्रूअल बेसिस एंड व्हाट इज द अहमद एडिशनल इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर 22-23 ऑन हिज प्रॉपर्टी इनकम। तो हमने उसकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बतानी है। तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन आंसर इसका क्वाइट सिंपल है। उसकी टोटल इनकम 10,000 है। 10,000 की इसकी इनकम पे, अहमद की 10,000 की इनकम पे हमने जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो 40% के रेट पे कैलकुलेट की जाएगी। वाई सो? वी हैव बिन गिवन कि इस पर्सन की अदर इनकम जो है वो 50,000 है। इट मीन्स हाई रेट पे लाया करती है। तो हमें तो सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो 10,000 जिसकी प्रॉपर्टी इनकम है उस पर 40% टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, यह आ जाएगा 4,000। और चूंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमसे एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पूछी है तो इसका मतलब है फाइनेंस कॉस्ट जो उसने पे की है उसे भी हम यूज़ करेंगे। सो फाइनेंस कॉस्ट जो पे की गई है वो 2,000 है और इस 2,000 का 20%, हमेशा याद रखना है कि आपके पास जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट पे की गई है उसका 20% टैक्स लायबिलिटी में से रिड्यूस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें पेमेंट मेंशन थी 2,000 ऑफ इंटरेस्ट। कैपिटल रीपेमेंट यानी जो लोन रीपे किया वो आपके पास लायबिलिटी में कमी हो रही है, वो एक्सपेंस नहीं है। तो इंटरेस्ट 2,000 का पे किया उस पर 20% आपको कंसेशन मिलेगी टैक्स लायबिलिटी में। 2,000 का 20% आ जाएगा 400 और इस तरह अहमद की टैक्स लायबिलिटी 3,600 रह जाएगी। सो सिंपल सा इसका आंसर है कि टैक्स लायबिलिटी ओनली 3,600 रह जाती है। नेक्स्ट आपके पास है कि रिचर्ड हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट वाज लेट आउट ऑन मंथली रेंटल ऑफ 1,000 पेबल ऑन द 5th ऑफ ईच मंथ। तो उस पर जो भी रेंटल है वो मंथली बेसिस पे किए जा रहे हैं और 5th ऑफ ईच मंथ को पे किए जा रहे हैं। रेंट ड्यू जो 5 मार्च 22 को था वो 6 अप्रैल तक रिसीव नहीं किया गया। एज वी नो कि नॉर्मल बेसिस ऑफ असेसमेंट प्रॉपर्टी इनकम की कैश बेसिस है, तो इसलिए की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेंट 5 मार्च 22 को आपको मिलना था वो आपको 5 मार्च 22 को नहीं मिला, यानी उस टैक्स ईयर में ये नहीं रिसीव हुआ। Richard had received a security deposit of 700 from the tenant when he let the property in January 22। जब उसने किराए पे दी थी ये प्रॉपर्टी तो तब उसने अपने टेनेंट से, अपने किराएदार से 700 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था। दैट टेनेंट लेफ्ट द प्रॉपर्टी ऑन 5 जनवरी 23। एक साल बाद उसने ये प्रॉपर्टी छोड़ दी 5 जनवरी 23 को, एट द एंड ऑफ लेटिंग, जब उसका लेटिंग पीरियड ख़त्म हुआ। ऑन दैट डेट, उस डेट को, रिचर्ड यूजेस 200 ऑफ द डिपॉजिट टू पे फॉर क्लीनिंग द प्रॉपर्टी। 200 पाउंड के डिपॉजिट उसने यूज़ कर लिया, रिचर्ड ने, लैंडलॉर्ड ने। किस लिए यूज़ किया? प्रॉपर्टी क्लीन करने के लिए। एंड रीपेड द रिमेनिंग 500 टू द डिपार्टिंग टेनेंट। अब इसमें से नॉर्मली सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आपकी इनकम रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट का कुछ पोर्शन अगर लैंडलॉर्ड यूज़ कर रहा है तो इसे लैंडलॉर्ड की इनकम कंसिडर किया जाता है। तो 700 में से 200 उसने यूज़ किए फॉर द क्लीनिंग, तो ये इसके लिए इनकम कंसिडर की जाएगी। He then let the property again on 6 January 23 and received a security deposit of 800 from the incoming tenant। आपका सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव करना जो है वो उसको इनकम नहीं कंसिडर करता। वैसो क्योंकि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव किया जाता है ये एट द एंड ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट वापस करना होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज लायबिलिटी। हाँ, जिस वक्त वापस करना है उस वक्त आप कुछ अमाउंट कम वापस पे करते हैं, तो ऐसी सूरत में जितनी अमाउंट आपने नहीं पे की वो आपकी इनकम ट्रीट की जाती है। तो यहाँ पे नए टेनेंट से एडवांस में हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम। दिस अमाउंट was still held as a deposit by Richard on 5th April 23। What was the amount of income received when Richard computed his property income for 22-23? तो क्या अमाउंट हमारे पास इनकम की रिकॉर्ड की जाएगी कि जब हम 22-23 की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। रिमेंबर 22-23 का ईयर आपका स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 22 को और एंड होता है 5 अप्रैल 23 को। अब एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में अबाउट द सिक्योरिटी डिपॉजिट है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जितना यूज़ करता है लैंडलॉर्ड वो उसकी इनकम कंसिडर किया जाता है। सेकंड, आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है
कि ये जो रेंट ड्यू था 5 मार्च 22 को, जो पिछले साल 5 मार्च 22 की जो डेट है ना, ये टैक्स ईयर 21-22 में आती है। तो उस साल जो आपने रेंट रिसीव करना था वो उस साल आपने रिसीव नहीं किया, इंस्टेड वो 6 अप्रैल तक रिसीव नहीं हुआ। तो प्रीवियस ईयर का रेंट, रिमेंबर आपका जो टैक्स ईयर है इट स्टार्ट्स ऑन 6 अप्रैल 22 और एंड हो रहा है ये 5 अप्रैल 23 को, राइट। तो इन 12 महीने में 1000 पर मंथ के हिसाब से उन्होंने हमें मेंशन किया रेंट है, दिस इज़ 1000 पर मंथ। तो इन 12 महीने का रेंट 12,000, ये तो इसकी इनकम है ही है। इस साल जो 12 महीने का रेंट हमने रिसीव करना था 1000 इंटू 12, वो तो इनकम है ही 12,000, राइट। इसके अलावा जो रेंट हमें पिछले साल रिसीव करना था 5 अप्रैल 22 को, मार्च 22 को जो हमें रेंट रिसीव करना था 21-22 के टैक्स ईयर में, वो हमने 6 अप्रैल तक रिसीव नहीं किया। यानी वो भी इसी साल हमने रिसीव किया, आफ्टर 6 अप्रैल रिसीव हुआ है। इसका मतलब है टैक्स ईयर 22-23 में रिसीव हुआ है। तो वो एक महीने का रेंट भी आपके पास करंट ईयर की इनकम में आएगा, क्योंकि हम कैश बेसिस फॉलो करते हैं, राइट। एंड प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट का वो हिस्सा कि जो टेनेंट लैंडलॉर्ड ने यूज़ कर लिया फॉर क्लीनिंग पर्पस, ये 200 भी इसकी इनकम कंसिडर की जाएगी। हैंस टोटल इनकम इस पर्सन की, रिचर्ड की, इस साल की 13,200 आ जाएगी। दिस इज हिज टोटल इनकम। सो वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द इनकम रिसीव्ड व्हेन रिचर्ड कंप्यूटेड हिज प्रॉपर्टी इनकम। तो इनकम जो उसने रिसीव की इसने इस साल की, वो है 13,200, जो उसकी इनकम के तौर पे रिकॉर्ड की जानी है। नाउ अबाउट द प्रीमियम ऑन ग्रांट ऑफ शॉर्ट लीज। एक लमसम अमाउंट रिसीव की जाती है कि जब प्रॉपर्टी लेट आउट की जा रही है, किराए पे दी जा रही है, तो उसे नाम दिया जाता है प्रीमियम ऑन ग्रांट ऑफ शॉर्ट लीज। शॉर्ट लीज उस पीरियड को कहते हैं कि जिसका लेटिंग पीरियड जो है ना 50 ईयर या उससे कम हो, 50 साल या उससे कम हो। So first they are describing what is mean by premium on grant of short lease. A premium is a lump sum payment made by the tenant to the landlord in consideration of granting of lease. Lease agreement होते वक्त, कोई प्रॉपर्टी लीज पे देते वक्त लैंडलॉर्ड जो एक लमसम अमाउंट टेनेंट से रिसीव करता है, उसे नाम दिया जाता है प्रीमियम। Grant of a lease is where the owner of property gives the tenant exclusive right to use the property for a fixed period of time. तो वजह क्या है इसके देने की, कि जो लैंडलॉर्ड है वो मुकम्मल इख्तियार दे रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इस प्रॉपर्टी को टेनेंट यूज़ कर सकता है। इस वजह से वो अमाउंट एक लमसम रिसीव कर रहा है। शॉर्ट लीज लीज फॉर अ पीरियड ऑफ लेस दैन और इक्वल टू 50 ईयर। लेस दैन यानी 50 साल या उससे कम आपके पास जो पीरियड है लीज पीरियड, वो शॉर्ट टर्म लीज पीरियड कहलाता है। अब इसमें हमने कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द अमाउंट असेसेबल एज प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम के तौर पे कौन सी अमाउंट असेसेबल होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के दो फार्मूले। आई विल सजेस्ट यू द फर्स्ट फार्मूला विच इज़ अमाउंट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय 51 माइनस n डिवाइडेड बाय 50। हेयर n मीन्स द लीज पीरियड, कि कितने अरसे के लिए हमने ये प्रॉपर्टी लीज पे दी है। सेकंड फार्मूला में प्रीमियम में से प्रीमियम की प्रोडक्ट हम लेस कर देते हैं, मीन्स we have to subtract premium multiply by 2% into n minus 1, n again आपके पास short term period है, right। अब हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जैक ग्रांटेड अ 31 ईयर लीज टू जिल ऑन 1 सितंबर 22 फॉर अ प्रीमियम ऑफ 12,000। ठीक है, 12,000 का प्रीमियम है, 12,000 के प्रीमियम पे उसने लीज पे एक प्रॉपर्टी दी। कितना लीज पीरियड है? 31 ईयर। कैलकुलेट द अमाउंट असेसेबल ऑन जैक एज प्रॉपर्टी इनकम इन द टैक्स ईयर 22-23। तो यहाँ पे हमने प्रीमियम की अमाउंट रिकॉर्ड करनी है, मल्टीप्लाई बाय 51 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 50। सो दिस इज हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। 12,000 प्रीमियम की अमाउंट, 51
एज पर फॉर्मूला 31 लीज पीरियड डिवाइडेड बाई 50, तो इस तरह आपके पास ये अमाउंट आ जाती है 4800। सेकेंड, आप प्रीमियम की अमाउंट लिखें 12,000 जस्ट लाइक दिस, एंड देन उसमें से डिडक्ट कर दिया जाए प्रीमियम इंटू 2% इंटू n-1। सो यहाँ पे हमने प्रीमियम इंटू 2% इंटू n-1 ये डिडक्ट कर दिया, सेम आंसर आपके पास आ गया 4800। नाउ अबाउट द फर्निश हॉलीडे लेटिंग, मीन्स के फर्निश हॉलीडे लेटिंग के हवाले से क्या रूल्स हैं। अकोमोडेशन काउंट एज अ फर्निश हॉलीडे लेटिंग उस वक्त कंसिडर की जाती है इफ़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई, अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही हों। वो अकोमोडेशन जो फर्निश हॉलीडे अकोमोडेशन कहलाती है कि तब अगर उसकी वो 210 दिन के लिए अवेलेबल हो टू बी लेट आउट टू द पब्लिक, पब्लिक को किराए पे देने के लिए अवेलेबल हो, ये पहली शर्त है। सेकंड कंडीशन ये है कि वो 105 दिन तक लेट आउट की भी गई हो। 210 दिन के लिए प्रॉपर्टी अवेलेबल हो कि ये पब्लिक को इस साल 210 दिन के लिए लेट आउट की जा सकती है, और एक्चुअली वो किराए पे दी गई है 105 दिन के लिए, कम से कम 105 दिन के लिए। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड के पास एक से ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये 105 दिन एवरेज कंसिडर किए जा सकते हैं। लाइक अगर एक लैंडलॉर्ड के पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक प्रॉपर्टी 100 दिन के लिए लेट आउट हुई है, दूसरी प्रॉपर्टी 120 दिन के लिए लेट आउट हुई है, तो हम दोनों का एवरेज पीरियड कंसिडर कर लेंगे जो कि 110 होगा। तो इट मीन्स के दोनों प्रॉपर्टी क्वालिफाई करती हैं कि उन्हें फर्निश हॉलीडे लेटिंग कहा जाए। सो फर्स्ट, इट इज़ अवेलेबल फॉर कमर्शियल लेटिंग टू पब्लिक फॉर नो लेस दैन 210 डेज इन अ टैक्स ईयर। वो कम से कम 210 दिन के लिए हर टैक्स ईयर में लेट आउट करने के लिए, पब्लिक को लेट आउट करने के लिए अवेलेबल हो। सेकेंड, इट इज़ एक्चुअली लेट आउट फॉर एटलीस्ट 105 डेज इन ईच टैक्स ईयर, और हर साल कम से कम 105 दिन वो लेट आउट हुई हो। इफ़ अ टैक्स पेयर ओन्स मोर देन वन फर्निश हॉलीडे अकोमोडेशन, दिस कंडीशन कैन बी सेटिस्फाइड बेस्ड ऑन द एवरेज नंबर ऑफ डेज दैट ईच प्रॉपर्टी इज लेट। तो बजाय इसके कि हम प्रॉपर्टी को अलग-अलग कंसिडर करें, हम एवरेज डेज प्रॉपर्टी के निकाल लेते हैं। अगर वो 105 डेज या उससे ज़्यादा है तो इट मीन्स कि प्रॉपर्टी लेट आउट हुई है। टेनेंट डू नॉट स्टे फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 31 डेज, जिसको भी किराए पे दी जा रही है प्रॉपर्टी वो 31 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं कर रहा। हाउएवर द प्रॉपर्टी कैन बी लेट टू द सेम टेनेंट फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन दिस प्रोवाइडेड दीज लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन लेट्स डू नॉट टेक अप मोर देन 155 डेज पर टैक्स ईयर। अब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो 31 डेज से ज़्यादा स्टे अगर कोई टेनेंट करता है तो उसे नाम दिया जाता है लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन एक साल में 155 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड प्रॉपर्टी इज टू बी लोकेटेड इन यूके और इन द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। एडवांटेजेस क्या हैं आपके पास फर्निश हॉलीडे लेटिंग के। पहली बात है कि फाइनेंस कॉस्ट को नॉर्मली तो हम कंसिडर करते हैं कि वो टैक्स रिड्यूसर है, लेकिन अगर ये बात आ जाती है फर्निश हॉलीडे लेटिंग की तो ऐसी सूरत में फाइनेंस कॉस्ट जो है वो आपके लिए फुली डिडक्टेबल है बिजनेस इनकम में से। यानी जस्ट लाइक और एक्सपेंसेस हैं, एजेंट फ़ी है, रिपेयर्स है, एडवर्टाइजमेंट है, सेम उसी तरह इंटरेस्ट को भी डिडक्ट किया जाता है। सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फर्नीचर वो भी डिडक्टेबल हैं व्हेन इनकर्ड इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट बेसिस, तो उनको वे रिप्लेसमेंट बेसिस अलाउ नहीं की जाती, उन्हें भी डिडक्ट कर दिया जाता है। इनकम इज ट्रीटेड एज अर्न इनकम एंड सो क्वालिफाई एज पार्ट ऑफ रेलेवेंट अर्निंग फॉर पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो पेंशन कंट्रीब्यूशन के चैप्टर में हमने कंसिडर ये किया था कि आपके पास रेलेवेंट अर्निंग को कैलकुलेट किया जाता है, तो जो भी इनकम अर्न की जा रही है थ्रू फॉरेनिश हॉलीडे लेटिंग वो भी आपकी रेलेवेंट अर्निंग कंसिडर की जाती है पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए। कैपिटल गेन टैक्स, रोल ओवर रिलीफ, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ, गिफ्ट होल्डर रिलीफ, ये सब अवेलेबल हैं सब्सिक्वेंट सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे। तो रिलीफ के चैप्टर को हमने काफ़ी लेट कंसिडर करना है, तो उसमें भी लेकिन इतनी सी बात आप याद रखें कि जो भी आपके पास कैपिटल गेन टैक्स है उसमें भी आपको ये सब्सिक्वेंट सेल पे कुछ रिलीफ प्रोवाइड किए जाते हैं। अब लास्ट हमारा पॉइंट है रेंट आर रूम रिलीफ, कि आप अपने घर का कोई रूम जो है वो लेट आउट कर देते हैं, किराए पे दे देते हैं।
तो उस सिलसिले में आपकी कौन सी इनकम असेसेबल कंसिडर की जाएगी। तो फर्स्ट है कि इफ एन इंडिविजुअल लेट फर्निश अकोमोडेशन इन हर मेन रेजिडेंस एंड द इनकम इज़ लायबल टू टैक्स एज प्रॉपर्टी इनकम, स्पेशल एग्जम्पशन अप्लाई होती हैं। एज़ फॉर अदर प्रॉपर्टी इनकम द कैश बेसिस इज़ द डिफ़ॉल्ट बेसिस, कैश बेसिस ही आपके पास डिफ़ॉल्ट बेसिस है एंड शुड बी यूज इन द एग्जामिनेशन अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड इन द कंट्रेरी। अब पहली बात है, इफ़ द ग्रॉस एनुअल रिसिप्ट आर लेस देन 7500, यानी जितना भी उस रूम को लेट आउट करने से एनुअल रेंट रिसीव किया जा रहा है वो अगर 7500 से कम है तो ऐसी सूरत में इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, आपकी किसी भी इनकम पे कोई टैक्स आपको पे नहीं करना। एंड इफ ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एनी अदर पर्सन ऑल्सो रिसीव इनकम फ्रॉम लेटिंग अकोमोडेशन इन द प्रॉपर्टी, यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो है ना कुछ पार्ट रिसीव कर रहे हैं इनकम का, तो ऐसी सूरत में ये जो 7500 की अमाउंट है ये हाफ हो जाएगी, 3750 हो जाएगी। इफ़ ग्रॉस एनुअल रिसिप्ट इज़ मोर देन 7500, और अगर आपके पास ग्रॉस एनुअल रिसिप्ट 7500 से ज़्यादा है तो एक तरफ तो आप नॉर्मल असेसमेंट करेंगे कि रेंटल इनकम में से एक्सपेंसेस जो एक्चुअली हैं आपकी पेड हैं या पेबल हैं, यानी कैश बेसिस पे कर रहे हैं तो रेंटल इनकम रिसीव में से एक्सपेंसेस पेड लेस कर देंगे। अगर एक्रूअल बेसिस पे कर रहे हैं नॉर्मल असेसमेंट तो रेंटल इनकम रिसीवेबल में से एक्सपेंस पेबल लेस कर दिए जाएंगे, ये आपकी नॉर्मल असेसमेंट होगी। सेकंड आपकी रेंटल रूम रिलीफ है कि रेंटल इनकम जो भी आपने रिसीव की है कैश बेसिस पे रिसीवेबल है एक्रूअल बेसिस पे, उसमें से रेंटल रूम रिलीफ लेस कर दें, रेंटल रूम रिलीफ लेस कर दिया जाए एंड दैट इज़ 7500। नाउ फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम हम कंसिडर करते हैं 10,000, हम कैश बेसिस पे कर रहे हैं, रेंटल इनकम जो रिसीव की है वो 10,000 है, अलाउबल एक्सपेंसेस 4,000 है। तो चूँकि आपकी रेंटल इनकम 7500 से ज़्यादा है तो एक तरफ तो आप नॉर्मल असेसमेंट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल असेसमेंट रेंटल इनकम आपकी जो कंसिडर की जाएगी वो 10,000 है और अलाउबल एक्सपेंसेस 4,000। इस तरह आपकी नॉर्मल असेसमेंट के मुताबिक कितनी इनकम आपकी असेसबल इनकम बन रही है, दैट इज़ 6,000। और अगर आप रेंट और रूम रिलीफ को कंसिडर करते हैं तो ऐसी सूरत में जो भी रेंटल इनकम है आपकी 10,000, उसमें से आपने डिडक्ट कर देना है रेंट और रूम रिलीफ एंड दैट इज़ 7,500। तो अब आप देखें तो आपके पास रेंट और रूम रिलीफ के तहत जो आपकी असेसेबल इनकम आ रही है वो 2,500 आ रही है। सो यू हैव बीन अलाउड टू सेलेक्ट विच एवर इज़ लेस, मीन्स ये आपके पास दोनों तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, जिस भी तरीके से आपकी इनकम कम आ रही है यू कैन अडॉप्ट दिस, आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास रेंट और रूम रिलीफ के तहत जो हमने कैलकुलेशन की है वहाँ पे असेसेबल इनकम कम आ रही है, सो दैट इज़ जो हमें यूज़ करना ताकि हमारी कम इनकम असेसेबल हो, उस पर हमें कम टैक्स पे करना पड़े। सो दैट इज़ होल अबाउट द property income. Our next topic will be employment income, the most important one.